नमस्कार। पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर की आज 15वीं पुण्यतिथि है। आपको पता ही है कि नामचीन शख्सियतों की जन्मतिथि या पुण्यतिथि के मौके पर उनसे जुड़ी कुछ अनसुनी कहानियां, अनसुने किस्से लेकर के मैं हाजिर होता हूं। ऐसे समय में जबकि देश की युवा पीढ़ी जो है वो देश की जनसंख्या के करीब 30% है, जिसकी उम्र 30 से कम की है, तो ऐसे लोगों को कम से कम अपने पुराने नेताओं, अभिनेताओं या तमाम वो शख्सियत जिनकी अपनी एक विचारधारा, अपनी एक खूबी और अपनी एक पहचान भारतीय समाज और राजनीति पर है, उनके बारे में कुछ चीज़ें पता होनी चाहिए। यही सोचकर मैं उन ऐसी शख्सियतों से जुड़ी कहानियां लेकर हाजिर होता हूँ, नए और पुराने दोनों लोगों के लिए। तो चंद्रशेखर जी भारत की राजनीति के एक अकेले ऐसे राजनेता थे जिन्होंने 50 साल के अपने राजनीतिक जीवन में सिर्फ एक पद ग्रहण किया, प्रधानमंत्री का। इस मामले में वो विशिष्टतम राजनेता हैं। उन्होंने कभी कोई पद हासिल नहीं किया। 8 बार लोकसभा के सांसद रहे और 3 बार राज्यसभा के सांसद रहे, लेकिन कभी मंत्री पद नहीं लिया। चंद्रशेखर जी से जब ये सवाल किया गया तो उनका ये कहना था कि 3 मौके ऐसे मिले जिसमें वो मंत्री बन सकते थे। एक तो इंदिरा जी की कैबिनेट में, दूसरे मोरारजी की कैबिनेट में और तीसरे विश्वनाथ प्रताप सिंह की कैबिनेट में। वो तीनों, उनका ये कहना था कि तीनों लोगों को किसी न किसी वजह से मैं पसंद नहीं करता था और मुझसे ये नहीं हो सकता था कि मंत्रिपरिषद में शामिल भी रहूं और उनके खिलाफ बगावती तेवर भी अपनाऊं। बहरहाल चंद्रशेखर जी के बारे में किस्सा सुनाऊं उससे पहले मैं आपको ये बात बताता हूं कि आज की राजनीति में दो तरफा जिंदगी जीने वाले नेताओं की भरमार है। कहते कुछ है, करते कुछ है। चंद्रशेखर जी इससे बिल्कुल उलट थे। एक बार कमल मुरारका जो उनके दोस्त भी थे, नेता भी थे और इंडस्ट्रियलिस्ट भी थे, एक बार चंद्रशेखर जी मुंबई में गए तो एक बहुत अच्छे और शानदार रेस्टोरेंट में चंद्रशेखर जी को कमल मुरारका ने लंच के लिए बुलाया। जब उन्होंने लंच खत्म किया, कुछ लोग और उनके साथ थे, तो उन्होंने पेशकश की कि बिल वो देना चाहते, लेकिन जब बिल का अमाउंट देखा तो चंद्रशेखर जी ने वो बिल कमल मुरारका की तरफ आगे करते हुए अपने पास बैठे लोगों से भोजपुरी में कहा कि इतना में तो हमारा गांव खा लेता। मतलब कमल मुरारका नहीं समझ पाए तो उन्होंने कहा कि जितने पैसे में तुमने मुझे आज इस रेस्टोरेंट में लंच कराया, इतने में तो मेरा पूरा गांव खाना खा लेता। इतनी साफ गोई से, स्पष्टवादिता से वो बातें कहते थे। कोई दिखावा, कोई दिखावटीपन उनके अंदर कतई नहीं था। एक बार प्रधानमंत्री रहते हुए वो कोलकाता गए। कोलकाता में एक बिजनेसमैन के यहाँ ब्रेकफास्ट करने के लिए, सुबह का नाश्ता करने के लिए, उन्होंने प्रधानमंत्री का जो काफिला होता उससे अलग एक प्राइवेट गाड़ी में बैठ करके वो ब्रेकफास्ट नाश्ते के लिए एक उद्योगपति के घर गए। चूंकि मामला प्रधानमंत्री का था तो खबर लीक हो गई कि प्रधानमंत्री ने काफिला छोड़ करके कहीं पर वो सुबह का नाश्ता करने के लिए गए। जब वो एयरपोर्ट पर पहुंचे तो उनके सुरक्षा कर्मियों के बीच उनको मीडिया ने घेर लिया और उनसे सवाल पूछा कि आप सुबह किसी उद्योगपति के यहाँ नाश्ता करने गए थे? उन्होंने कहा हाँ, मैं गया था। अगला सवाल ये था कि क्या उस नाश्ते की टेबल पर धीरू भाई अंबानी भी मौजूद थे? उन्होंने कहा हाँ, धीरू भाई अंबानी वहां थे। तो अगला सवाल ये हुआ कि आप उनसे क्या चुनाव के लिए पैसा लेने गए थे? चंद्रशेखर जी ने कहा कि इस बार मैं उनसे पैसा लेने के लिए तो नहीं गया था, लेकिन जरूरत पड़ी तो मैं पैसा मांगूंगा। तो उन्होंने कहा क्या आप उद्योगपतियों से राजनीति के लिए, चुनाव के लिए पैसा मांगेंगे? तो उन्होंने कहा पैसा कबीर दास और सूरदास के पास होता तो मैं उनसे भी मांगता। पैसा तो इन्हीं लोगों के पास है, पूंजीपतियों के पास है, उद्योगपतियों के पास है, और बिना पैसा मांगे राजनीति करना बड़ा मुश्किल है। तो जिनके पास पैसा होगा उनके पास चुनाव के वक्त में जाऊंगा और मांगूंगा। इसमें क्या बात है। जो जर्नलिस्ट वहाँ पर थे, जो पत्रकार थे, उनके सवाल खत्म हो गए। उन्होंने एक्सपेक्ट नहीं किया, तो उन्होंने सोचा था कि वो प्राइवेट गाड़ी से जाएंगे तो इस बात का इनकार करेंगे। उन्होंने सोचा था कि तब आपकी स्टोरी बनती है, लेकिन चंद्रशेखर जी ने सारी बातें हूबहू जैसा मैंने कहा वैसा उन्होंने जवाब दिया। ठीक इसी तरह जब प्रधानमंत्री थे, एक बड़ा जबरदस्त वाकया उनके साथ के अधिकारी, देखिए किसी भी व्यक्ति, बड़े आदमी के साथ जो लोग काम करते हैं, वो जब किताबें लिखते हैं, अपने संस्मरण लिखते हैं, तो उस आदमी की खूबियां आपके सामने आती है। राम मोहन राव एक PIO थे, प्रिंसिपल इंफॉर्मेशन ऑफिसर,
भारत सरकार के, उन्होंने 3-4 प्रधानमंत्रियों के साथ सूचना अधिकारी के तौर पे काम किया था। उनकी एक किताब है, उसमें उनका संस्मरण ये है कि चंद्रशेखर जी ने प्रधानमंत्री पद जब ग्रहण किया और उसके तुरंत बाद उन्हें राष्ट्र के नाम संदेश देना था। आमतौर पर यह स्पीच लिखी जाती थी उसके पहले के भी प्रधानमंत्रियों के और उनके बाद के भी प्रधानमंत्रियों की भाषण, क्योंकि वो टाइम लिमिट होता है। आप दूरदर्शन के कार्यालय जाते हैं, एक तो बात यह है कि अब प्राइम मिनिस्टर, अब भी और पीछे के भी प्राइम मिनिस्टर जब राष्ट्र के नाम संदेश देते हैं तो पूरा का दूरदर्शन का पूरा अमला उनके घर आता है और वहाँ पर ये राष्ट्र के नाम संदेश रिकॉर्ड होता है। चंद्रशेखर जी एक तो दूरदर्शन खुद गए, दूरदर्शन के ऑफिस गए, और दूसरी बात यह कि वो ऐसा लिखा रहता है राष्ट्र के नाम संदेश कि उसका जो टाइम है एक नियत टाइम पे शुरू होता है, नियत टाइम पे 20 मिनट ऑर्डिनरी सामान्यतः 20 मिनट उसके लिए वक्त होता है। चंद्रशेखर जी जब राष्ट्र के नाम संबोधन के लिए जा रहे थे तो उनके साथ प्रिंसिपल इंफॉर्मेशन ऑफिसर बैठे हुए थे। उनको लगा कि स्पीच तो तैयार होगी, वहाँ पहुँचे तो पता चला कि कुछ भी नहीं, एक्सटेम्पोर चंद्रशेखर जी राष्ट्र के नाम संदेश देंगे। और ये ऐसा नाजुक मसला होता है कि अगर आदमी समय सीमा का न पालन करे तो भी दिक्कत, और राष्ट्र के नाम संदेश आप प्रधानमंत्री का पद ग्रहण करने के बाद देने जा रहे हैं और कोई लिखित भाषण नहीं है, तो सबकी वहाँ पर दुखी कहते हैं कि बधी हुई थी। और चंद्रशेखर ने एक बार घड़ी देखी, उन्होंने बोलना शुरू किया और ठीक 20 मिनट पर राष्ट्र के नाम संदेश जो वो दे रहे थे उन्होंने ख़त्म कर दिया। तो राम मोहन राव लिखते कि 4 प्रधानमंत्रियों में ये पहली बार हुआ और मैं बहुत आश्चर्यचकित रहा। ठीक इसी तरह से उसके चंद्रशेखर जी के प्रधानमंत्री रहते उनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी एस.के. मिश्रा ने किताब लिखी है। उस किताब में चंद्रशेखर जी का जिक्र करते हुए वो कहते हैं कि जब चंद्रशेखर जी प्रधानमंत्री पद का शपथ उन्होंने ली तो प्रधानमंत्री बनने के बाद IMF और वर्ल्ड बैंक के कुछ लोग आए थे उनसे बातचीत करने के लिए और उन्होंने कुछ सैंक्शंस लगाने की बात कही। चंद्रशेखर जी ने कहा कि हम ऐसा नहीं कर सकते, हमारे देश की आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं। वो जो सोना गिरवी रखने की बात है उसके लिए चंद्रशेखर जी का बहुत उनका मखौल और मजाक उड़ाया गया, बहुत बार उनकी निंदा भी की गई। 2-3 उसकी चर्चा मैं बाद में करूँगा, लेकिन मैं ये बताता हूँ कि IMF और वर्ल्ड बैंक के अधिकारियों ने, उपाध्यक्ष थे, और उन्होंने कहा कि चंद्रशेखर जी ने जब मना कर दिया तो उन्होंने कहा कि अगर हम वर्ल्ड बैंक और IMF भारत को सहायता देना बंद कर दे तो आप क्या करेंगे? चंद्रशेखर जी ने कहा मैं तुरंत राष्ट्र के नाम संदेश दूंगा, मैं अपने देशवासियों को संबोधित करूंगा और ये कहूंगा कि आप मेरी बाहें मरोड़ने की कोशिश कर रहे थे और मैं आपके सामने झुका नहीं, और अब मैं भारतवासियों से ये अपील करता हूं कि मैं हर तरह के आयात पे प्रतिबंध लगाने जा रहा हूं, सिर्फ जीवन रक्षक दवाइयों और पेट्रोलियम प्रोडक्ट के अलावा अब कुछ भी हम आयात नहीं करेंगे, इंपोर्ट नहीं करेंगे। IMF और वर्ल्ड बैंक के लोगों का वो तो उनको चकरा गए, उन्होंने कहा आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? उन्होंने कहा आप भारत को समझते ही नहीं। भारत में 90% लोगों का जीवन म्यूचुअल उससे चलता है, आपसी लेन देन से चलता है, उससे कोई जरूरत नहीं। पश्चिमी देशों को भारत का बाजार चाहिए, भारत को पश्चिमी देशों से कुछ नहीं चाहिए। और इसी पर आगे चल के स्वदेशी जागरण मंच जो RSS का था और उस पर उनकी अपनी एक विचारधारा थी, आर्थिक विचारधारा। मैं उनके निजी और ऐसे पहलुओं को बताना चाह रहा हूँ जो आप सुनना पसंद करेंगे। भारत के अकेले प्रधानमंत्री जिन्होंने पूरे समय, नेता और प्रधानमंत्री दोनों, जिन्होंने पूरे समय एक ही पहनावा पहना और अपने शपथ ग्रहण समारोह के लिए भी उन्होंने अलग से और नए तरह का कपड़ा नहीं बनवाया। जो कुर्ता धोती वो पहनते थे वही वो पहनते थे। मॉरिशस में सार्क का सम्मेलन उनके 4 महीने के कार्यकाल में पड़ा, वहाँ पर वो मालदीव्स में वहाँ वो गए और सार्क सम्मेलन में जब भाषण देने के लिए वो उठे तो वहाँ पर इंडियन फॉरेन सर्विसेज के और सारे लोग खड़े थे। आमतौर पर ऐसे इंटरनेशनल समिट्स में भाषण पहले से तैयार होता है, लेकिन चंद्रशेखर जी ने वहाँ भी बिना तैयारी के एक्सटेम्पोर भाषण दिया और वो हिंदी में पहली बार दिया उन्होंने। जब उनका भाषण ख़त्म हुआ तो उस समय रियाज खोखर भारत में पाकिस्तान के राजदूत थे, नवाज शरीफ ने रियाज खोखर से कहा कि रियाज, अगर मेरा ही चंद्रशेखर जैसा ही भाषण मेरा तुमने तैयार किया होता तो मुझे बड़ा अच्छा लगता। उन्होंने रियाज खोखर ने कहा प्राइम मिनिस्टर साहब, चंद्रशेखर जी का भाषण तैयार नहीं था,
वो एक्सटेम्पोर था, उसको किसी ने तैयार नहीं किया था। मैंने भारतीय अधिकारियों से बात की है। तो वहीं सार्क सम्मेलन के दौरान किनारे और अनौपचारिक बातचीत में चंद्रशेखर जी ने नवाज शरीफ से बात हो रही थी, तो कश्मीर के मसले पर जब बात आई, अनौपचारिक बातचीत, तो चंद्रशेखर जी ने कहा कि देखो, भारत से कश्मीर तो पाकिस्तान कभी नहीं ले पाएगा। हाँ, अगर मैं प्रधानमंत्री रहता, मेरे पास इसका एक रास्ता है, अगर आप कहो तो मैं कश्मीर पाकिस्तान को दे दूं। उन्होंने कहा क्या? ये मजाकिया तौर पे बात हो रही थी। चंद्रशेखर जी ने कहा कि हम पाकिस्तान को कश्मीर दे सकते हैं, बदले में आपको भारत के सारे मुसलमानों को भी लेना होगा। आप भारत के सारे मुसलमानों को भी ले लीजिए, कश्मीर भी ले लीजिए। तो नवाज शरीफ ने कहा ये कैसी बेतुकी बात कर रहे हैं चंद्रशेखर जी आप? उन्होंने कहा नहीं, कश्मीर तो हमारा है। आप उस पर दावा क्या इसलिए करते हैं कि वहाँ की 90% कश्मीर घाटी की जनसंख्या मुसलमान है, इसलिए आपका कश्मीर है? क्योंकि पाकिस्तान इस्लामिक कंट्री है, तो उससे सटा हुआ इलाका जो है वो मुसलमानों का है, इसलिए आपको कश्मीर चाहिए। तो आप उसी को क्यों लेते हैं? भारत के सारे मुसलमानों को ले लीजिए और आप अपना इस्लामिक कंट्री बना लीजिए। फिर अगर आप कश्मीर ले लोगे, आप कश्मीर पे दावा करते हो, तो भारत के आबादी के हिसाब से, धर्म के हिसाब से आप तय नहीं कर सकते। आपकी जनसंख्या से ज़्यादा मुसलमान हमारे यहाँ रहते हैं, इसलिए उसका ख्वाब छोड़ दो। तो नवाज शरीफ को उस बात से बहुत अचरज हुआ कि क्या ऐसा हो सकता है, तो चंद्रशेखर जी ने उनको बताया। अब उनकी कपड़े की मैंने आपको बताया। एस के मिश्रा ही अपनी एक किताब में लिखते हैं कि अफगानी राष्ट्रपति नजीबुल्लाह से मिलने के लिए चंद्रशेखर जी को जाना था। उस दिन उन्होंने सफ़ेद सदरी भी पहनी थी कुर्ते के धोती के ऊपर, तो उन्हें कोई ज़रूरी कागजात पे साइन करने थे। उन्होंने कहा मिश्रा पेन देना। तो मिश्रा जी ने जब पेन निकाली, वो फाउंटेन पेन थी, तो उसका जब कैप ऊपर से खींचा, तो खींचने में वो फाउंटेन पेन की जो स्याही थी वो चंद्रशेखर जी के सदरी पे गिर गए, जो तैयार थे अफगानिस्तान के राष्ट्रपति से भेंट करने के लिए। एस के मिश्रा लिखते हैं कि अगर यही हरकत मेरे साथ किसी ने की होती तो उसे गालियां पड़ती। चंद्रशेखर जी ने तुरंत सदरी निकाली और वो तुरंत ऑफिस का वार्डरोब में गए। एक थोड़ी जिसमें सिलवटें पड़ी थी ऐसी सदरी थी, उन्होंने उसको उसमें डाला और दूसरी वाली सदरी पहनी और सीधे अफगानिस्तान के राष्ट्रपति से मिलने के लिए चले गए। एक शब्द भी उन्होंने कभी उनको एस के मिश्रा को इसके लिए नहीं बोला। एक किस्सा और सुनाता हूँ। बहुत सारे लोग, कुमकुम चड्ढा एक जर्नलिस्ट है, उनका एक संस्मरण यह है कि चंद्रशेखर जी से उनकी बातचीत हुई कि चंद्रशेखर जी पर वो जीवनी लिखेंगे। तो जो करार हुआ, वो कहते हैं कि जब करार हुआ तो चंद्रशेखर जी का नाम जहां पर लिखा था साइन करने के लिए, उन्होंने सीधे साइन कर दिया। ऊपर कंटेंट देखा ही नहीं कि क्या समझौते के तहत बातें लिखी गई हैं, क्योंकि वो लोगों पर इतना यकीन और विश्वास करते थे। वो जीवनी पूरी नहीं हो पाई। वो जीवनी इसलिए नहीं पूरी हो पाई कि कुमकुम चड्ढा अपनी दूसरे लोगों के बारे में जब बहुत निजी जीवन या दूसरे तरह के सवाल चंद्रशेखर जी से पूछती थी, बड़े बड़े लंबे इंटरव्यू दिए उन्होंने, जब वो पूछती थी तो वो कहते थे कि मैं इसके बारे में नहीं बोलूँगा। तो बहुत सारी चीज़ों के बारे में चंद्रशेखर जी इतना एहतियात बरतते थे कि कुमकुम चड्ढा का इंटरेस्ट उसमें ख़त्म हो गया और दूसरी वजहों से भी वो चीज़ें नहीं। चंद्रशेखर जी का हमेशा ये मानना था जैसे कि उनसे शादी का सवाल अगर कोई पूछ दे, उनके व्यक्तिगत जीवन से जुड़े सवाल कोई पूछ दे, शादी के सवाल या उनके रिश्ते कैसे हैं पत्नी से, तो उन्हें बहुत ख़राब लगता था। वो चाहते नहीं थे कि व्यक्तिगत जीवन से जुड़ी बातें सार्वजनिक जीवन में भी होनी चाहिए। न उन्होंने कभी किसी के स्कैंडल और इस तरह के रिश्तों, पारिवारिक ज़िंदगी, निजी ज़िंदगी के बारे में न कभी उन्होंने कोई लांछन लगाया, न कभी कोई बातचीत की, और न वो चाहते थे कोई बात। वो कहते थे पारिवारिक मसला परिवार तक रहना चाहिए। बहुत सारे लोगों ने उसका अलग अलग तरीके से अर्थ लगाया। मैं उनकी पत्नी के बारे में बताता हूँ। दुईजा देवी उनका नाम था, बिल्कुल देहाती, और बलिया में जब शादी हुई, वहाँ से शादी के 24 वर्षों के बाद जब वो राज्यसभा सदस्य बने, तब उनको दिल्ली आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। मज़ेदार किस्सा यह है कि जिस दिन इमरजेंसी लगने वाली थी, उस दिन अपने एक सहयोगी के साथ बैठे हुए जब इस बात का हुआ कि जेपी अरेस्ट हो गए हैं, तो चंद्रशेखर जी अपने एक सहयोगी से, उन्होंने शायद एच.एन. शर्मा से, उन्होंने कहा कि देखो अब इंदिरा जो है वो तानाशाह हो गई हैं और अब या तो मेरी गिरफ्तारी होगी, और जबकि वो कांग्रेस पार्टी में थे, तो मेरी गिरफ्तारी होगी
और वो न जाने कितने सालों तक मुझे जेल में रहना पड़ेगा, या शायद कोई ऐसा एक्सीडेंट हो जाए जिसमें मैं ट्रक के नीचे मार दिया जाऊं, जो एक्सीडेंट जैसा दिखता हो और मुझे ट्रक से रौंद दिया जाए। ये बात उनकी पत्नी द्विजा देवी सुन रही थी दूसरे कमरे से। जब चंद्रशेखर जी गए तो उन्होंने पूछा कि नेताजी के मार सकेला, इंदिरा जी के बाद दूसरे नंबर पर तो पार्टी में ये बाड़ा। वो हमेशा भोजपुरी बोलती थी। और जब वो अरेस्ट हो गए, अरेस्ट होकर के जेल में रखे गए, हरियाणा की अलग अलग जेलों में, पहले रोहतक ले जाया गया। तो जब अरेस्ट हो गए तो एच.एन. शर्मा उनसे मिलने के लिए जा रहे थे। उन्होंने उनकी पत्नी द्विजा देवी से कहा कि आप जेल में मिलने चलेंगी? तो उन्होंने कहा शेर के पिंजड़ा में देखे जाए। वो हमेशा भोजपुरी में बोलती थी। तो उन्होंने कहा था कि नेताजी से कहिया, और अपने सुहाग की दुहाई देते हुए कि नेताजी से कहिया कि इंदिरा के सामने झुकी हैं ना, समझौता न करिए। तो इस तरह की उनकी फीलिंग थी। हमेशा बलिया और उसके लोगों से जुड़ने का जो काम था वो द्विजा देवी देखा करती थी। राम गोविंद चौधरी जो समाजवादी पार्टी के अभी नेता हैं, अभी विधायक का चुनाव हारे, एक बड़ा दिलचस्प किस्सा उनका भी वो भी सुनाते हैं कि सन 1971 में बलिया के टाउन हॉल में छात्र संघ का चुनाव हुआ। तो छात्र संघ चुनाव के बाद 2 छात्र नेता इधर आए और उन्होंने छात्र संघ उद्घाटन का जो मौका होता है उसके लिए दिल्ली वो आए किसी बड़े नेता को आमंत्रित करने के लिए। सबसे पहले उन्होंने संपर्क साधा तत्कालीन बलिया के सांसद चंद्रिका प्रसाद जी से। चंद्रिका प्रसाद जी को ये लगा कि ये बच्चे शायद उनसे छात्र संघ का उद्घाटन कराने के लिए आए हैं। जब वो उनके पास पहुंचे तो उन दोनों छात्र नेताओं ने कहा कि नहीं, हम इंदिरा जी को छात्र संघ उद्घाटन के लिए बुलाना चाहते हैं, प्रधानमंत्री को। चंद्रिका प्रसाद के तो होश ही उड़ गए। उन्होंने कहा कि इस मामले में मेरा तो कोई बस नहीं चलता। एक डिग्री कॉलेज का छात्र संघ का उद्घाटन इंदिरा जी से करने के लिए कौन कहेगा। चलो, इस मामले में आप चंद्रशेखर जी से मिलो, वही कुछ रास्ता निकाल सकते हैं। जब बलिया के ये 2 छात्र पहुंचे और चंद्रशेखर जी को बताया, उन्होंने कहा पगला गए लोग। कहा भोजपुरी में वो अपने लोगों से बात करते थे, बात नहीं मानी। वो दोनों लड़के लगे रहे। यहाँ से चंद्रशेखर जी मुंबई गए, उनके कार्यक्रम में मुंबई शामिल होने चले गए। वहाँ पे भी बोलते तनी एक बार देखती ना, तनी एक बार बतियोती ना। इसके बाद जब वो लौट के आए तो क्या हुआ मालूम है? बलिया के टाउन हॉल का 1971 का छात्र संघ जो उद्घाटन होता है वो करने के लिए प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी वहाँ पर गई। चंद्रशेखर जी ने उनसे संपर्क किया और उनको लेकर के गए। तो ये कद था उनका भारतीय राजनीति का। बहुत सारे ऐसे किस्से हैं, अगर मैं चंद्रशेखर जी पे सुनाते रहूं तो सुनाते ही रह जाऊंगा। लेकिन कुछ शख्सियतें देखिए भारतीय राजनीति में ऐसी हैं जिन्होंने एक अमिट छाप छोड़ी है। एक अस्तर बिलो बेल्ट उन्होंने कभी हिट नहीं किया, कभी झूठ का सहारा नहीं लिया। और ऐसे समय में जब आप देश में देख रहे हैं किस तरह के व्यक्तिगत हमले और किस कदर हो रहे हैं, ऐसे समय में एक वाकया और सुना देता हूँ। चंद्रशेखर जी, जनता पार्टी की सरकार थी, इंदिरा जी अपने पद से हट चुकी थी, उनकी तबीयत खराब थी। चंद्रशेखर जी स्वास्थ्य लाभ कर रहे थे। हॉस्पिटल में उनको देखने के लिए इंदिरा गांधी गई। उनके बगल में, चंद्रशेखर जी के बगल में उनके सहयोगी बैठे हुए थे। इंदिरा गांधी ने कहा कि आपको ठीक होना चाहिए, देश को आपकी ज़रूरत है, आप जल्दी ठीक हो। और ये कह के वो थोड़ी देर बाद निकल गई। जब वो निकल गई तो जो चंद्रशेखर जी के मित्र थे उन्होंने बहुत ही गलत शब्दों में इंदिरा जी के बारे में कुछ बोला कि अभी ऐसा बोल रही हैं, और महिलाओं के बारे में जिस तरह के। तो चंद्रशेखर जी ने उनको डपटते हुए कहा कि इंदिरा जी मेरी नेता रही हैं, मैं इनकी पार्टी में रहा हूँ, आज हम अलग हो गए। और एक महिला के नाते भी, और एक पॉलिटिशियन, राजनेता के नाते, और देश की पूर्व प्रधानमंत्री के नाते मैं उनकी बहुत इज्जत करता हूँ। ये बात अलग है कि आज हम राजनीतिक विरोधी हैं। अगर तुम्हें इंदिरा जी के बारे में ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करना है तो या तो अभी तुम कमरे से रफा दफा हो जाओ, और नहीं तो चुपचाप बैठो। उनके गुस्से को देख करके उनके मित्र ने वहाँ पर शांति बनाई। और इस तरह से उनके बहुत सारे किस्से हैं। मैंने कहा अगर सुनाता रहूं तो सुनाते ही रहूंगा। अकेला ऐसा भारत का नेता है जिसने कम से कम, देखिए, अपने से जुड़े लोगों, गौरीशंकर राय उनके बहुत पुराने मित्र थे और उनके बहुत बड़े आलोचक थे, राजनीतिक विरोधी थे, बलिया के रहने वाले थे। जब प्रधानमंत्री थे चंद्रशेखर जी तो उनके निधन की खबर सुनते ही उन्होंने अपने सारे कार्यक्रम निरस्त किए और उनके अंतिम दर्शन के लिए वो तुरंत वापस चले गए। बहुत सारे लोग जेपी के साथ
जो व्यक्ति थे, मैं उनका नाम भूल रहा हूँ, शायद जगदीश बाबू, जब अंग्रेज़ों के ज़माने में जेपी जेल छोड़कर भागे थे तो उनकी बिस्तर पर जगदीश बाबू ही लेटे थे ताकि भरम हो जेलर को कि अभी वो है। जब इस बात का पता चला तो उनको जेल में गजब की प्रताड़ना दी गई। आप समझ ही सकते हैं कि कितना प्रताड़ित किया गया होगा। उसके बाद जेपी से उन्होंने पूरी ज़िंदगी शादी नहीं की और जेपी के साथ जुड़े रहे। जेपी के निधन के बाद उनके सारी चीज़ों को व्यवस्थित करने के लिए चंद्रशेखर जी ने उनको जगदीश बाबू को लगाया था। जहाँ तक मुझे याद आ रहा है उनका नाम जगदीश बाबू ही था। तो फिर जब उनकी तबीयत खराब हुई तो चंद्रशेखर जी 10 दिनों तक बेड पर अस्पताल में उनके पास पड़े रहे और उनके निधन के समय भी वहाँ पर अंतिम अंत्येष्टि कार्यक्रम से लेकर हर जगह वो मौजूद रहे। नेपाल के प्रधानमंत्री बीपी कोइराला की जब तबीयत खराब हुई तो चंद्रशेखर जी 10 दिनों तक वहाँ भी उनकी सेवा के लिए लगे रहे। तो अकेला ऐसा नेता जो कि लोगों के अपने जान पहचान के लोगों के तबीयत खराब होने पर अपने सारे कार्यक्रम रद्द करके वो हफ्ते 10 दिन के लिए उनका सेवा करते थे और रिश्तों को निभाने में चंद्रशेखर जैसा नेता आज तक हिंदुस्तान की राजनीति में पैदा नहीं हुआ। बहरहाल किस्से तो बहुत है, आज बस इतना ही। अगले किसी शख्सियत के जन्मतिथि या पुण्यतिथि के मौके पर कुछ और किस्से कहानियां लेकर मैं फिर हाजिर हूँगा। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।